हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो एज यू ऑल नो कि हम जो है अभी बॉटनी सेक्शन जो है हमारा वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज से जो है जूलॉजी की सेक्शन स्टार्ट होने वाली है और वो क्लास 11th की जूलॉजी सेक्शन स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि या तो 12th की जो है बॉटनी स्टार्ट हो सकती है या फिर क्लास 11th की जूलॉजी स्टार्ट हो सकती है। तो हमारी बॉटनी सेक्शन टोटल चैप्टर्स 11th की ख़त्म हो चुकी है, तो आप उसको जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाती हूँ, तो उसके हिसाब से ही सारे लेक्चर्स रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 11th और 12th के बच्चे नहीं देख सकते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं उसको और आपको समझ में आएगा। बेसिकली उसमें क्या होता है कि मतलब बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आपको थ्योरी वाइज क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा, जो कि मैं आपको ये सारे चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं क्या करवाऊंगी, नीट की जितनी भी मतलब एनसीईआरटी की जितनी भी चैप्टर्स हैं। अभी तो मैं पीवाईक्यूज नीट की करवा रही हूँ, लेकिन जो बोर्ड की के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा वो सारे के सारे मैं करवा दूंगी लास्ट में। लेकिन अभी जो है आपको अगर थ्योरी समझना है तो आप इन सब से भी समझ सकते हैं, क्योंकि नीट की जो सिलेबस है और क्लास 11-12 की सिलेबस जो है वो कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों का दोनों सेम है। बस उसमें थ्योरी आते हैं, उसमें एमसीक्यूज आता है, तो यही रहता है। तो मैं जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करती हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर आप कंटिन्यूअसली उसको स्टडी करते हैं तो। और मैं सारे सीरियल वाइज में ही सारे चैप्टर्स लाती हूँ, उसको मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही सारे पॉइंट बताती हूँ। कोई भी चीज़ें बाहरी नहीं रहती है जो मैं अपने मन से बोल दूंगी या कुछ भी, तो आप उसको मैच भी करते चलेंगे और एनसीईआरटी के साथ साथ ही चल रहे हैं। और अभी जो है मैं एनसीईआरटी की सारी पॉइंट्स तो ला रही हूँ, लेकिन मैं पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं करवाती हूँ, वो उसका भी सीरीज में लाऊंगी। ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद अगर क्लास 11-12 की सारी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाती है तो बचेगी हमारी दैट इज़ द इंटेक्स्ट की क्वेश्चन और जो हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो, और इसके बाद हमारा बचेगा दैट इज़ द ये सारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो ये सारी सीरीज भी आने वाली है, आप इसको देखते रहिए, ठीक है। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज जो है जूलॉजी सेक्शन हमारा स्टार्ट होने वाला है और उसकी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम कह सकते हैं, जहाँ से जूलॉजी स्टार्ट होता है, वो चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्योंकि जो है मैंने बॉटनी सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहले हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वगैरह पढ़ा, जो कि बेसिकली जूलॉजी और बॉटनी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, ऑर्गेनिज्म कैसे क्लासीफाई होता है। फिर उसके बाद हमने प्लांट के बारे में जितनी चीज़ें थी, प्लांट किंगडम पढ़ा, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी, उसकी एनाटॉमी पढ़ी, उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, उसमें प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उसमें कौन से पीजीआर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब प्लांट्स की सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, बस हमारा रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक जो है वो क्लास 12th में दे रखा है बॉटनी सेक्शन में, तो हम वहाँ पे ही उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो बॉटनी सेक्शन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हमने प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट तक पढ़ लिया है। अब जो जूलॉजी सेक्शन है इसके अंदर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आएगा, जहाँ से जो कहते हैं हमारी नींव होती है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने की, सबसे पहले बेसिक यूनिट जो होती है वो इस चैप्टर के अंदर दे रखा है, दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो हम इसको जो है अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स, और आज की जो क्लास है उसमें पूरा का पूरा एक टॉपिक जो है वो फिनिश होने वाला है, तो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है और आप मेरे साथ इसको बने रहिए और देखिए। सबसे पहले इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर वो मल्टी सेलुलर होगा। अगर वो यूनिसेलुलर है तो उसमें सारे तरह के जो फंक्शंस हैं, जैसे कि हम डाइजेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें और रिप्रोडक्शन की बात करें, और जितने भी तरह के फंक्शंस होते हैं वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, क्योंकि यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल का बना हुआ। तो उसमें क्या उसमें सारे फंक्शंस जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है वो उसमें नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी सारे तरह के फंक्शंस होंगे, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर जो होता है इसके अंदर सिंगल सेल जो होगा यही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। और अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो इसमें जो फंक्शंस होती है वो परफॉर्म होती है बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ
सेल्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के पॉइंट में दे रखा है कि बॉडी जो होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे हम मान लें हाइड्रा की, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट अलग अलग फंक्शन वो परफॉर्म करता है। और ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। और इसके बाद मैंने एक और पॉइंट जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, और बहुत सारी जगह मैंने ये चीज़ें आपको बताई है कि कोई भी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, हम प्लांट्स की बात कर लें तो उसमें सेल सबसे पहले होता है, सबसे फंडामेंटल यूनिट हम कहते हैं उसको, सबसे छोटी इकाई, तो वो हमारी सेल होती है। सेल से ही टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन बनेगी, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, अब हम टिश्यू को देख लेते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर जो है इसके अंदर हमें टिश्यू के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो टिश्यू के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो टिश्यू में दे रखा है कि टिश्यू होता क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सिमिलर तरह के सेल्स होते हैं along with intercellular substance performing a specific function such as organization is called tissue। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे अच्छे से, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, मान लेते हैं ये पूरा हमारा टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर हमारी सेल्स हैं जो कि सिमिलर तरह के सेल्स हैं, और इसके अंदर वाली स्पेस जो होगी वो होगी इंटरसेलुलर स्पेस। तो एक सेल में क्या होगा कि मतलब एक टिश्यू की अगर हम बात कर ले तो उसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होगा, मतलब टिश्यू जो होता है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर तरह के सेल्स होंगे जिसकी कॉमन फंक्शंस होगी, कॉमन ऑरिजिन होगी। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन हमें अच्छे से याद होनी चाहिए कि उसकी सिमिलर सेल्स होती है, उसमें कॉमन फंक्शंस होते हैं, उसकी सेम ऑरिजिन होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दी हूँ कि टिश्यू जो है 4 तरह की होती है जो इसमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया होगा कि जो टिश्यू होता है ये इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसकी कॉमन फंक्शन होती है, कॉमन ऑरिजिन होती है, सिमिलर तरह के सेल्स होते हैं। अब यहाँ से जो है हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें एनिमल टिश्यू हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम एनिमल टिश्यू की अगर बात कर ले तो इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, मतलब जिस तरह के फंक्शन उसको परफॉर्म करने हैं उस तरह की सेल की स्ट्रक्चर हो जाती है। जैसे कि हमारे आरबीसी की बात कर ले तो उसमें बाइकनकेव शेप थी, और जितनी भी तरह की, जैसे हमारी डब्ल्यूबीसी की बात कर ले तो अमीबॉइड शेप थी। इस तरह के मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, जैसे कि नर्व सेल होंगे वो लॉन्ग वगैरह लॉन्ग होंगे, तो इसमें जिस तरह की फंक्शन उन्हें परफॉर्म करनी है उस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वही दे रखा है, इसीलिए सारे तरह के टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें वो बनती कैसे है, सबसे पहले एक मेल फीमेल उसके अंदर हमें पता है फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के से हमें जाइगोट मिल जाएगा, उस जाइगोट से हमें माइटोसिस मतलब माइटोसिस कर करके हमें एम्ब्रियो मिलेगा, जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है वो चैप्टर जब पढ़ेंगे क्लास 12th की, उसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, एम्ब्रियो आखिर बनता कैसे है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस हम देंगे। अब एम्ब्रियोजेनेसिस जब हो जाती है, एम्ब्रियो जब बन जाता है तो यहाँ पे इसकी 3 जर्म लेयर्स होती है, जो कि एक्टोडर्म होगी, मेसोडर्म होगी और इंडोडर्म होगी। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स हमें देखने को मिलता है इस एम्ब्रियो में, जहाँ से बहुत सारी चीजें ऑरिजिनेट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू जो कि हमारा एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है वैसे। तो सबसे पहले हमारा अगर हम टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात कर ले तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी एपिथेलियल, दूसरी होती है हमारी कनेक्टिव, तीसरी होती है हमारी मस्कुलर एंड फोर्थ होती है हमारी न्यूरल। ठीक है, सबसे पहले एपिथेलियल, फिर कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। एपिथेलियल जो होती है इसमें सारी तरह की ऑरिजिन होती है, मतलब इसकी जो ऑरिजिन होती है एपिथेलियल वाले टिश्यू की, ये सारे जितने भी जर्म लेयर्स होते हैं इन सब से हो सकता है। कुछ जो होते हैं एक्टोडर्मल होता है, कुछ मीजोडर्मल होता है, कुछ इंडोडर्मल होता है। तो हमें क्वेश्चन में आ सकता है कि वो कौन सा जो है टिश्यू है जिसकी ऑरिजिन जो है वो तीनों जर्म लेयर से होती है, एक्टो, मेजो और इंडोडर्म तीनों से, तो वो आता है हमारा एपिथेलियल के अंदर। दूसरा हमारा कनेक्टिव है, और कनेक्टिव जो है इसमें आ जाता है हमारा मेसोडर्म। इसके बाद मस्कुलर, एम से मेसोडर्म। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन हमें याद रखना है कि आइरिस और सिलेरी बॉडी जो होती है उसकी एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। इसके बाद फोर्थ हमारी है न्यूरल। न्यूरल जो होती है इसकी एक्टोडर्म होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन हमें याद रखना है, दैट इज द माइक्रोग्लिया, जिसकी मेसोडर्मल ऑरिजिन होती है। और अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला डिस्कशन एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसमें एपिथेलियल का मतलब हमें समझना है। सबसे पहले एपी का मतलब होता है अपॉन, और थेलियल का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि ऊपर वाला ग्रोथ, यानी कि अपॉन किसी भी चीज के ऊपर ग्रोथ जो हो रही है ये एपिथेलियल टिश्यू होती है। मतलब अब किस चीज के ऊपर ग्रोथ हो रही है वो हम यहाँ नीचे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके अंदर दे क्या रखा आखिर। इसकी जो सरफेस होगी वो फ्री होगी,
और या तो वो फेस करेगी एदर द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्यों दे रखी है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की अगर हम बाहर से बात करें तो बाहर से जो भी लाइनिंग होती है हमारे बॉडी की बात कर लें, पूरी बॉडी की, हाथ पैर कहीं की भी बात करें, तो उसमें सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की ही होती है। इसलिए ये कह रहा है कि आउटसाइड इन्वायरमेंट जो लाइन कर रही है, मतलब फ्री सरफेस जो होती है जो फेस करती है आउटसाइड इन्वायरमेंट को, वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और एक और बात लिखी हुई है यहाँ पे, एदर बॉडी फ्लूइड। अब ये बॉडी फ्लूइड क्या है, क्योंकि देखो हमारा जो बॉडी है इसके अंदर हमारा क्या है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम द माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। अब ये माउथ से लेके एनस तक ये हमारा पूरा पार्ट है। अब जो हमारे मेजर ऑर्गन्स है, किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ये सब की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इस फ्लूइड के अंदर आएगा। जैसे हम बात करते हैं ये हमारा डब्बा, हमारा बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन ये बाकी का पूरा पोर्शन क्या हो गया, फ्लूइड वाला पोर्शन हो गया, जिसके अंदर मेजर ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है। तो अब इन सबको, जैसे ये फ्लूइड हो गया और ये हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अब इस एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके बाहर भी जो है एपिथेलियल प्रेजेंट होगा, जो कि इस बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। तो यह इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एदर बॉडी फ्लूइड या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट। आउटसाइड इन्वायरमेंट को ये तो फेस करेगा ही, यहाँ पे तो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता ही है, लेकिन यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, जहाँ पे मतलब फ्लूइड वाला पोर्शन होता है उसके अंदर, मतलब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होगा उसके बाहर भी प्रेजेंट होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, जो कि बॉडी फ्लूइड को फेस करता है। तो यही चीजें यहाँ पे दे रखी है, जो कि हमें अच्छे से समझना है इस पॉइंट को। इसके बाद दूसरा है कि ये प्रोवाइड करता है कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडी की जो पार्ट्स होती हैं उसमें ये कवरिंग या फिर लाइनिंग हमें प्रोवाइड करती है। और सेल्स जो होते हैं यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस की बात कर लें तो बहुत ही कम होती है। इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की बात कर लें तो वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। अब इस तरह के जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड हमें दिखा रखा है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, बीच में इसकी न्यूक्लियस है, और इस तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इसके बाद ये होते हैं एवेस्कुलर। यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होता है, सबसे बाहरी वाली लेयर जो होती है हमारी वहाँ पे। इसके बाद जो है हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसको एपिथेलियल क्यों कहा गया है। एपिथेलियल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है लाई करती है। अब देखो ये क्या है, एवेस्कुलर है, यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह इसको चाहिए, और यहाँ से जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज बन रहा है उसको बाहर निकालना है हमें। तो इसको कोई और दूसरा टाइप का हमें टिश्यू चाहिए जहाँ से इसकी ट्रांसपोर्ट वगैरह हो सके अच्छे से। तो एपिथेलियल के बाद हमेशा जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो हमें ये क्वेश्चन में आ सकता है कि एपिथेलियल के बाद जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन आती है जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब एक बेसमेंट जो है उसके ऊपर लाई करता है एपिथेलियल, जो कि कनेक्टेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। तो इसीलिए इसको हम एपिथेलियल कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिव के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है एपिथेलियल। और यहाँ से कुछ आर्टरीज, मतलब उस सेल्स वगैरह तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन कुछ आर्टरीज, वेन्स, ये सब भी प्रेजेंट होता है, जहाँ से ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर से इसके अंदर आएगा और फिर ये बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ऐसे चलती रहती है। ये एवेस्कुलर तो है, लेकिन यहाँ पे इसको ब्लड सप्लाई वगैरह मिलता रहता है, जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वगैरह होती है वो चीज़ें, ठीक है। इसके बाद एपिथेलियल जो टिश्यू होती है ये लाई कहाँ करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। हमने देखा यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है इसके ऊपर लाई करती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन ये भी क्या होता है, ए सेलुलर होता है, और किस चीज़ की बनती है, ये ग्लाइकोप्रोटीनेसिस होती है, यानी कि ग्लूकोज वाला जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट वाला, वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के केस में, ठीक है। और यहाँ पे रीजनरेशन पावर काफ़ी हाई होती है। जैसे अगर कहीं कट वट जाता है तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से क्या होती है, ये रीजनरेशन वगैरह होती है। हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वहाँ पे भी क्या होता है, हाई एसिडिटी कंडीशन की वजह से वहाँ पे मतलब वो छिल जाते हैं। 3 से 4 दिन में क्या होता है कि वो हमारी, अगर वहाँ पे हाई रीजनरेशन पावर नहीं होगी, एपिथेलियल टिश्यू हमारी नहीं प्रेजेंट होगी, तो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी रहती है वो क्या करेगी, उसकी लाइनिंग को क्या करेगी, पूरी तरह से खत्म कर देगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, वो बार बार उसको रीजनरेट करती रहती है, हर 3 से 4 दिन में उसको रीजनरेट करती रहती है। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होता है। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन यहाँ पे प्रेजेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ बाहरी प्रोटेक्शन का काम नहीं करती, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां पे भी प्रेजेंट है। मेजर जो ऑर्गन्स है उसको भी सपोर्ट करती है, उसमें भी कवरिंग का काम ये करती है। इसके बाद एपिथेलियम जो होता है
मतलब एपिथेलियल टिश्यू की ही बातें चल रही है। तो एपिथेलियम दो तरह की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स कितने लेयर्स में अरेंज्ड हैं इस हिसाब से दो तरह के सेल होता है। एक होता है सिंपल तरह का सेल, दूसरा होता है कंपाउंड। अब सिंपल समझ में ही आ रहा है कि सिंपल का मतलब सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होंगे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। कंपाउंड का मतलब है कि दो लेयर्स से ज्यादा, दो लेयर्स भी हो सकता है या दो से ज्यादा लेयर्स भी हो सकता है कंपाउंड के केस में, जैसा हमें नाम से ही समझ में आ रहा। तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सिंपल जो है, सिंपल की अगर हम बात करें, कंपाउंड की हम बाद में बात करते हैं, लेकिन अगर हम अभी सिंपल की बात कर ले जिसमें सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स है, तो इसमें भी अगर सेल के मतलब शेप के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे तीन तरह की सेल होगी। मतलब सिंपल वाली तीन तरह की होती है, एक सिंपल स्क्वामस होती है, दूसरी सिंपल क्यूबाइडल होती है और तीसरी सिंपल कॉलमनार होती है। सिंपल स्क्वामस जो होती है, स्क्वामस का मतलब होता है फ्लैट, यहाँ यानी कि यहाँ पे फ्लैटेंड तरह की सेल्स होती है, इसकी फ्लैट ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। मतलब ये इसकी फ्लैट सी मतलब सेल्स हो गई और इसकी न्यूक्लियस भी क्या होती है, चपटी सी यानी कि फ्लैट होती है। उसके बाद दूसरा है हमारा सिंपल क्यूबाइडल, जिसकी क्यूबाइडल यानी कि क्यूब लाइक हमारा सेल होगा और उसकी जो न्यूक्लियस होगी उसके बीच में होगी, एकदम सेंटर में, क्यूब जैसा होगा स्ट्रक्चर यहाँ पे, और इसकी न्यूक्लियस कहाँ होगी, एकदम सेंटर में। उसके बाद हम तीसरा बात करें दैट इज द सिंपल कॉलमनार की, तो सिंपल कॉलम जैसा होगा, कॉलम यानी कि टॉल होगा और इसकी सिलेंडर जैसी सेल्स होगी और इसकी न्यूक्लियस कहाँ होगी, बेस होगी, यानी कि इसकी न्यूक्लियस बेस और इलोंगेटेड होगी यानी कि चपटी हो जाएगी, लेकिन सेल्स जो है काफी बड़े बड़े हैं, न्यूक्लियस इसकी बेस पे इसलिए आ जाती है। इसके बाद हम बात करें इसकी बाउंड्रीज की, तो यहाँ पे जो सिंपल स्क्वामस होती है इसकी बाउंड्रीज कैसी होगी, इररेगुलर बाउंड्रीज होती है और इररेगुलर बाउंड्रीज की वजह से ये क्या होता है, फिट बैठ जाता है। मतलब एक दूसरे में, जैसे टाइल्स क्या होता है उसकी बाउंड्रीज इररेगुलर होने की वजह से वो एक दूसरे में फिट बैठ जाता है, तो इसलिए इसको हम पेवमेंट यहाँ पे यानी कि जो सरफेस पे हम चलते हैं उस मतलब जहाँ पे हम चल सकते हैं उसको हम पेवमेंट कहते हैं। तो पेवमेंट एपिथेलियम भी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये वैसा ही हमें देखने को मिलता है। और दूसरा इसको हम टेस्युलेटेड यानी कि टाइल लाइक सरफेस भी कह सकते हैं। तो पेवमेंट और टेस्युलेटेड एपिथेलियम किसको कहते हैं, दैट इज सिंपल स्क्वामस को, हमें ये याद रखना है। इसके बाद फंक्शन की बात कर लें तो सिंपल स्क्वामस जो है, क्योंकि ये सारे सिंगल लेयर है तो इनकी मेन फंक्शंस क्या होगी, या तो ये डिफ्यूजन करेगा या कुछ सिक्रीट या कुछ एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन सिंपल स्क्वामस की बात कर ले तो ये सिर्फ डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करता है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें डिफ्यूजन देखने को मिलेगी और बाकी दोनों जो जगह है यहाँ से सिंपल क्यूबाइडल और सिंपल कॉलमनार की अगर हम बात करें तो इन दोनों की फंक्शन कॉमन है, दैट इज द सिक्रीशन एंड द एब्जॉर्प्शन, और इसकी भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। इसके बाद कुछ और अगर हम बातें करें दैट इज इन्हीं तीनों के ऊपर, दैट इज द सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबाइडल और सिंपल कॉलमनार के ऊपर बातें, तो इनके एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पे भी क्या होता है, सिंपल स्क्वामस ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे क्या करना है, डिफ्यूजन हमें करना है। ब्लड वेसल जो होती है हमारी कैपिलरीज वगैरह, तो उन सब में क्या होगा, हमें बेसिकली ऑक्सीजन वगैरह की डिफ्यूजन करानी रहती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो इन सब की डिफ्यूजन की वजह से वहां पे ब्लड वेसल्स जो होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। जो हमारी लंग्स की एल्वेलाई होती है वहां पे भी गैसेस एक्सचेंज करना रहता है, डिफ्यूजन करना रहता है, जिसकी वजह से वहां पे भी सिंपल स्क्वामस प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा बोमन्स कैप्सूल है वहां पे भी प्रेजेंट होता है यही सिंपल स्क्वामस। इसके बाद सिंपल क्यूबाइडल की बात कर ले तो ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत बारी ही क्वेश्चन आ चुका है कि सिंपल क्यूबाइडल जो होता है कि हमारा ट्यूबुलर पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, लेकिन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का मतलब कह रहा है कि यहाँ पे पीसीटी और डीसीटी जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा सिंपल क्यूबाइडल, और जो हमारा डक्ट ऑफ ग्लैंड होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, और जो गोनैड्स होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी उसकी जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है वहां पे भी प्रेजेंट होता है। ये वाली एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन हमें ये याद रखना है। इसके सिंपल कॉलमनार की अगर हम बात करें तो सिंपल कॉलमनार जो होता है वो हमारे स्टमक और हमारी इंटेस्टाइन जो होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे कुछ जो सेल्स होती है क्यूबाइडल और कॉलमनार सेल्स की, वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसमें कुछ तरह की मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलती है, उसकी जो फ्री सरफेस होती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाती है। वो किसमें, सिंपल स्क्वामस वाले में नहीं, क्यूबाइडल और कॉलमनार की बात चल रही है यहाँ पे। तो क्यूबाइडल और कॉलमनार के अंदर कुछ जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलता है उसकी फ्री सरफेस में। अब उसकी जो सरफेस है, या तो उसकी सरफेस में ब्रश बॉर्डर हो सकती है, यानी कि ब्रश हो सकती है जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, और माइक्रोविलाई होता क्या है, ये इनफोल्डिंग्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यहाँ पे ब्रश जैसा कुछ दिख रहा है तो ये माइक्रोविलाई होती है, ब्रश बॉर्डर होती है,
और ये इनफोल्डिंग होती है हमारी जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसकी इनफोल्डिंग वगैरह होती है माइक्रोविलाई। और दूसरा होता है हमारा सिलिएटेड, जहाँ पे हमें पतले पतले से छोटी छोटी से सीलिया देखने को मिलती है, जो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा भी था सिलिएटेड सीलिया के बारे में। इसके बाद जो है जो ब्रेस्ट बॉर्डर होता है इसमें माइक्रोविलाई का काम होता है कि ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब सरफेस एरिया जो है उसको मतलब माइक्रोविलाई का मेन काम होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जहाँ जहाँ पे एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है वहीं पे प्रेजेंट हो सकता है माइक्रोविलाई। तो अब हम क्यूबाइडल और कॉलमनार को अलग अलग से देख सकते हैं कि क्यूबाइडल में कहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम होगा और कॉलमनार में कहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम होगा। अगर हम क्यूबाइडल की बात कर ले तो क्यूबाइडल की जो ब्रेस्ट बॉर्डर होगी वो उसकी पीसीटी जो होती है किडनी की, मतलब नेफ्रॉन किडनी नेफ्रॉन के अंदर जब पीसीटी डीसीटी यानी कि ट्यूबुलर पार्ट हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे है पीसीटी के बारे में। तो पीसीटी जो होता है किडनी की या नेफ्रॉन की हम कर ले तो उसमें ही प्रेजेंट होती है हमारी क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये इस तरह का होता है ब्रेस्ट बॉर्डर टाइप का जो कि क्यूब लाइक होगा। लेकिन कॉल्यूमनार ब्रेस्ट बॉर्डर की बात करें तो उसमें सेल्स तो होंगे कॉल्यूम जैसे और उसमें ब्रेस्ट हमारा प्रेजेंट होगा और ये वाला प्रेजेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है और पीसीटी जो होती है किडनी की या नेफ्रॉन की हम बात कर ले तो उसमें ही हमें काफ़ी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ से होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है क्यूबाइडल वाली ब्रेस्ट बॉर्डर। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं दैट इज दी हमारे सिलिएटेड की। तो सिलिएटेड में यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है और इसमें भी क्यूबाइडल और कॉलमनार की अलग अलग से बातें करें तो क्यूबाइडल की बात करें तो ये होता है हमारा क्यूबाइडल सिलिएटेड हमारा ब्रोंकियोल्स में होता है। और इस पर तो ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं कि क्यूबाइडल वाला सिलिएटेड अगर है तो हमारा ब्रोंकियोल्स होगा, लेकिन कॉलमनार वाला सिलिएटेड अगर है तो वो हमारा फेलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पे भी बेसिकली दोनों का काम है कि सिलिया हेल्प करता है इन द यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस की यूनिट डायरेक्शनल फ्लो जो होता है इसमें सिलिया का मेजर काम होता है। तो जो कॉलमनार होता है यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब जो होता है इसमें एक की ट्रांसपोर्ट होती है, ओवम जो होता है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है और ब्रोंकियोल्स जो होता है यहाँ से म्यूकस वगैरह पार्टिकल जो होता है वो मूव करता है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता क्या है यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि कुछ जो मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं क्यूबाइडल और कॉलमनार एपिथेलियम में, लेकिन ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी क्या होता है कि कॉलमनार और क्यूबाइडल की एपिथेलियल जो होती है उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है सिक्रीशन के लिए। ग्लैंड का मतलब होता है कि कुछ सिक्रीशंस, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है तो यहाँ पे कुछ सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज कर लेता है खुद को, यानी कि कॉलमनार और क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है फॉर द सिक्रीशन। अब ये इस तरह की ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरह की हो सकती है, या तो यूनी सेलुलर ग्लैंड हो सकती है या फिर वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड हो सकती है। यूनिसेलुलर ग्लैंड है इसकी एग्जांपल हो जाती है जो गॉबलेट सेल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें जो सीक्रेट करती है म्यूकस। मेन जो फंक्शन होता है गॉबलेट सेल का वो सीक्रेट म्यूकस सीक्रेट करना होता है। तो गॉबलेट सेल जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो सीक्रेट करेगी म्यूकस, और जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है उसके अंदर एग्जांपल आता है दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड। और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये दोनों पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है, इसकी एग्जाम्पल याद रखना है। इसके बाद कुछ और मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात कर ले तो ग्लैंड की मॉडिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ और मॉडिफिकेशंस जो है ग्लैंड की बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ द सिक्रीशन। उस जो सिक्रीशंस है उसको पोरिंग के हिसाब से उसकी मोड क्या है, किस तरह से वो पोर कर रही है सिक्रीशन को, उस हिसाब से तीन तरह की हो सकती है। एक होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होगी इंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरी होगी हमारी हेटेरो यानी कि मिक्स्ड या फिर कम दैट इज दी तीसरी होती है हमारी हेटेरोक्राइन यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। और पहली जो है एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सिक्रीशंस जो हमें दैट इज सिक्रीट करना है वो थ्रू डक्ट होता है। किसी भी डक्ट से क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा या सिक्रीशन होगा टू आवर टारगेट, जहाँ पे हमारा टारगेट है वहां तक। जैसे कि इसमें सिक्रीशन होती है एक्सोक्राइन में, यहाँ पे सलाइवा, ईयर वैक्स, स्वीट, मिल्क, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारी तरह की सिक्रीशंस होती है और ये डक्ट के थ्रू होती है। तो ये डक्ट वाली ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इसको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं या फिर इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली जो भी सिक्रीशंस होती है वो हार्मोन्स होती है इंडोक्राइन ग्लैंड की, इसलिए इसको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, हार्मोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके बाद तीसरा हम बात करें दैट इज दी हेटेरोक्राइन या फिर मिक्स ग्लैंड की, तो यहाँ पे गोनैड्स वगैरह इन्वॉल्व होता है, टेस्टिस, ओवरी और पेनक्रियास वगैरह हमारा होता है हेटेरोक्राइन यानी कि मिक्स के अंदर, जहाँ पे डक्ट प्रेजेंट भी होता है और डक्टलेस भी हो सकता है।
तो अभी एपिथेलियम में हमारा दो टाइप था, एक सिंपल था जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, उनकी तीनों टाइप वगैरह कर लिए, उसके ऊपर सारी चीज़ें बातें कर ली हैं। दूसरा हमारा था दैट इज जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के लेयर्स में सेल्स होती हैं, वो होता है कंपाउंड तरह का एपिथेलियम, और कंपाउंड को ही अभी हम जो है देख लेते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हमने देखा है फर्स्ट पॉइंट दैट इज द मोर देन वन लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। इसकी लिमिटेड रोल होगी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। अब लिमिटेड रोल क्यों होगी, क्योंकि अगर देखो एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन के लिए क्या होगा, जहाँ पे जो लाइनिंग होगी, जहाँ पे जो लेयर्स प्रेजेंट होती है वो अगर कम रहेगी तो वहाँ से डिफ्यूजन होना या एब्जॉर्प्शन होना, सिक्रीशन होना क्या होगा, वहाँ पे आसान होगा, जल्दी से हो जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड एपिथेलियम है जहाँ पे सिंगल लेयर्स नहीं है, सिंगल लेयर्स से ज़्यादा तरह के लेयर्स हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा तरह के लेयर्स हैं, तो यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होने में बहुत डिफिकल्टी होगी, यहाँ पे जल्दी नहीं हो पाएगी। इसलिए इसकी लिमिटेड रोल होती है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। लेकिन इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है, ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द केमिकल और द मैकेनिकल स्ट्रेसेस के लिए। इसमें ये प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद ये कवर करता है, होता कहाँ है, जो हमारी ड्राई सरफेस होती है स्किन की, वहाँ पे मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट, और पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर आ जाता है कंपाउंड के अंदर केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड यानी कि ये जो ड्राई सरफेस जो होती है स्किन की, वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो केराटिनाइज्ड टाइप की हो जाएगी। लेकिन अगर नॉन केराटिनाइज्ड है जहाँ पे यानी कि मॉइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट है, दो चीज़ें हमने देखा था कि ये कवर करा है, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन और मॉइस्ट सरफेस, बाकी जितनी चीज़ें मैंने बताई उन सब की। तो केराटिनाइज्ड वाली ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन जो है उसको कवर करती है, और नॉन केराटिनाइज्ड टाइप की जो होगी वो मॉइस्ट सरफेस जो होती है, जैसे कि हमारी इसोफेगस होगी, वेजाइना होगी, कॉर्निया होगी, यहाँ सब पे प्रेजेंट होगी। और मेन फंक्शन इसका होगा कि ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द केमिकल और द मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू की जो है ऊपर लास्ट बातें हम कर लेते हैं सेल जंक्शंस की, और यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू जो है फिनिश हो जाएगा। सेल जंक्शंस जो होता है ये प्रेजेंट होता है एपिथेलियम के केस में, और तीन तरह की टोटल सेल जंक्शंस होते हैं। मतलब सेल जंक्शंस का मेन काम है कि मान लो दो सेल हैं, उसके बीच में या तो ट्रांसपोर्ट कराना है, या उस ट्रांसपोर्ट को रोकना है, या उन दोनों सेल को जोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन करती है, सेल जंक्शंस करती है। तो तीन तरह की सेल जंक्शंस होगी, गैप जंक्शन होगी, टाइट जंक्शन होगी, और अधीरी जंक्शन होगी। ठीक है, अधीरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन जो होती है ये पैसेज होती है ऑफ द आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम द बिग मॉलिक्यूल। मतलब इसमें यहाँ से कुछ आयंस जो है उसकी पैसेज होती है गैप जंक्शन से। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उनकी भी हो सकती है, और कभी कभी बड़ी मॉलिक्यूल्स जो होती है उनकी ट्रांसपोर्ट यानी कि पैसेज भी हो सकती है। जो टाइट जंक्शन हमारा होता है, यहाँ पे ये टाइट का मतलब होता है, मतलब लीकेज को है प्रिवेंट करता है। टाइट से ही समझ में आ रहा है, यानी किसी चीज़ को टाइट कर देना। तो यहाँ पे ये लीकेज जो होती है सब्सटेंस की, यहाँ से जाना है कि नहीं दूसरे सेल में, तो उसको ये प्रिवेंट करती है, रोकती है लीकेज से। उसके बाद तीसरी होती है हमारे दैट इज द एडहेरिंग जंक्शन, और एडहेरिंग जंक्शन जो है इसको हम डेस्मोसोम्स भी कहते हैं, और ये सीमेंटिंग का काम करता है दो सेल को टुगेदर को, मतलब दो सेल को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है, एडहेरिंग जंक्शन करता है। तो आई होप कि सेल जंक्शंस जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ तक थी हमारी पूरी एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर बातें, और तीन और बची हुई है हमारी दैट इज दी कनेक्टिव, मस्कुलर और द न्यूरल। और आई होप कि एक लेक्चर्स में ही हमारा ये तीनों टॉपिक हो जाएगा, और नहीं होगा तो हम तीसरा लेक्चर्स भी इसके लिए हम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से हमें याद रखना है। और आई होप कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। इन सारे नोट्स के लिए आपको जो है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाना है, आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स। ठीक है, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।